ताली के साथ मैं सभी को हाजीपुर और पटना और दिल्ली बुलाया जाए, ये संभव नहीं। हम लोगों ने मिशन चलाया है कि जहां जैसे है वहीं चल करके समझाना है लोगों को, क्योंकि आप सबको पता है फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हिंदुस्तान में। इसका मतलब ये है बेरोजगारी बहुत बेतहाजा तरीके से विस्फोट करने वाला। फिर से आपने पिछले बार देखा था हजारों किलोमीटर से लोग पैदल चल कर के आए थे, फिर से वही प्रक्रिया दोहराने की तैयारियां चल रही है। कई देशों में तो ये शुरू हो चुका है, इंडिया में भी शुरू हो गया कई राज्यों में। तो हम लोग बिल्कुल ऊपर से फरमान है, इस हिंदुस्तान में अगर बेरोजगारी का जड़मूल से अगर इलाज है किसी के पास तो वो है आरसीएम के। बात लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आपके सरकार के पास इसका इलाज नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके सरकार के पास इसका इलाज नहीं है। सरकार इसी जगह आकर के फंस गई है और इसी जगह सरकार फेल्योर है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इस धरती पर अत्याचार और अन्याय हुआ है तब उसका समाधान भी आया है। यस रावण अत्याचारी था तो राम भी आए, कृष्ण आए कंस को मारने के लिए और अंग्रेज को भगाने के लिए गांधी आए। तो इस बेरोजगारी को भगाने के लिए त्रिलोकचंद छाबड़ा जी और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आप तैयार हैं? यस। आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्योंकि 1-1.5 घंटा मेरे पास समय है, दूसरे जगह और जाना है। क्योंकि ये मिशन बहुत तेजी से चल रहा है। 3 बजे और कुछ जगह पर, उसके बाद जैसे ही यहाँ खत्म होगा बिहार से मैं बंगाल के लिए रवाना होऊंगा। बंगाल में बड़ा शॉपिंग मॉल ओपनिंग करना है, 4 को, 3 को, 5 को, वैसे ही करके झारखंड और फिर दूसरे प्रदेशों में। खास करके मैं बिहार में ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ। बिहार में ज्यादा प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो बिहार में है। सहमत है इस बात से? तो बिहार में आरसीएम की ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिसको जरूरत है उसी को महसूस नहीं होता है। दूसरे तरफ कंट्राडिक्शन है दोनों में। आरसीएम कैसे बेरोजगारी का इलाज कर सकता है? जो बेरोजगार है वही कंफ्यूज है, आरसीएम कैसे कर सकता है? क्यों जानते हैं? क्योंकि बिहार के लोग दूसरे पर भरोसा ज्यादा करते हैं, अपने पर भरोसा कम करते हैं। यस और नो? और दूसरे लोग हमेशा, ज्यादातर लोगों को गुमराह करते हैं, सच्चा मार्ग नहीं दिखाते हैं। इस बात से भी शायद सहमत होंगे आप। और मैं आप सबको बताऊंगा, उससे पहले मैं बिना फॉर्मेलिटी के परिचय दे दूं। मेरा नाम अनंत कुमार है।
मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ। हाजीपुर स्टेशन के सामने एक मोहल्ला है गांधी आश्रम, वहाँ का निवासी हूँ। पिछले 16 साल से इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। उससे पहले मैं बिजनेसमैन था, उससे पहले मैं बिजनेसमैन था। मुर्गी दाना और चूजा का मेरा कारोबार था। उमेश सिनेमा रोड हाजीपुर में ऑफिस और गोदाम सब आज भी मौजूद है, लेकिन मैं उसको छोड़ चुका हूँ। उससे पहले मैं किराना दुकान चलाता था, उससे पहले मैं टेम्पू चलाता था, उससे पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था, उससे पहले मैं बिल्कुल बेरोजगार था, और उससे पहले बहुत गरीब था। इतना गरीब था कि 9 भाई बहनों का परिवार था, उसमें सबसे बड़ा मैं था, और 18 साल की उम्र में पहली बार हवाई चप्पल पहना था। क्योंकि आपके जो बीच में आया है, ये अलग से कोई टपक के नहीं आया, आप ही के बीच से मैं संघर्ष करते हुए यहाँ तक आया हूँ। नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, जिनको विश्वास नहीं होगा वो मेरे से मिल लेंगे। और मैं बहुत पुराना एल्बम मिल गया, कुछ फोटो मिल गए हमको, उसका फोटो खींच करके मैं मोबाइल में ले लिया। कई जगह मैं बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, जो पूरे दुनिया का सैर करता हो, दिल्ली मुंबई कोलकाता में जिसका टीम हो, पूरे हिंदुस्तान में जिसका टीम हो, दुनिया के कई देशों में जिसने टूर किया, उसका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर कोई अमीर बाप का औलाद है जो यहाँ पर आकर के पास हो गया है ना, नहीं। मेरा कहानी आज यहीं से शुरू हुई, जो भी बात निकलेगी सच्ची निकलेगी, क्योंकि सरस्वती का स्टेज है। यहाँ आकर के जो झूठ बोलता है उसको भोगना पड़ता है। Yes or no? इसलिए जो भी बात होगी हकीकत होगी। अगर आपको विश्वास हो गया तो आप वहां कोने में बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विश्वास हो गया तो अगला स्टेज पर आने की बारी आपकी हो सकती है। तो आज सच्ची बातें होंगी और आपकी जिंदगी में ये बात काम करने वाली है। लेकिन विडंबना ये है कि बेरोजगारी, लाचारी इतनी है कि शरीर कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। yes. शरीर आपका यहाँ है, लेकिन दिमाग विचरण करता है आपका देसरी पटोरी महनार में। आज का सब्जी नहीं है, आज का खर्ची नहीं है, बच्चा का फीस देना है, वहां जाना है, कुमाऊं करना है, न्योता पूछना है। दिमाग अलग घूमता है और शरीर यही रहता है। तो जिसका दिमाग अलग घूमेगा, भैया यहाँ बैठने से कोई फायदा है नहीं। आप गलत जगह आ गए हो। शरीर यहाँ है तो दिमाग 100% यही होना चाहिए। yes. अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे और आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर जांच लिखेगा, जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? और जांच में अगर आ गया कि अपेंडिक्स बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर बोलेगा कि इसका ऑपरेशन करवाना होगा, तो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? आप ऑपरेशन कराने के लिए बोले कि हाँ करवाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन शरीर तुमको नहीं छूने देंगे, तुमको बेहोश नहीं करने देंगे, तुमको चीरा नहीं लगाने देंगे। डॉक्टर क्या, डॉक्टर तो बाबूजी आएंगे तो ऑपरेशन कर पाएंगे? उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने शरीर को। यस और नो? विश्वास के साथ यस और नो? तो बीमारी के बात है, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी बीमारी और लाचारी गरीबी है। यस और नो? गरीबी है कि नहीं है? अब गरीबी का इलाज करने वाला आपके सामने ये डॉक्टर खड़ा है जिसका नाम अनंत कुमार है। लेकिन इलाज तो भी होगा जब आप सरेंडर करेंगे कि जो भरा हुआ है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल का जिंदगी हो गया, लाचारी भरी जिंदगी है, एक कार दरवाजे पर नहीं है। अगर मेरे पास ज्यादा दिमाग होता तो मेरे दरवाजे पर कार होता, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज होता है। यस और नो? बस जितने लोग बैठे हुए हैं सबका इंटरवल का पहले का फिल्म खत्म है। इंटरवल से पहले का फिल्म बचा हुआ है इंटरवल के बाद का। कुछ लोग हैं जो ये सोच सकते हैं कि हाँ इंटरवल से पहले भी मेरा बाकी है, हो सकता है। तो इंटरवल के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो जाए, उससे पहले भगवान ने अनंत कुमार को भेज दिया है आपके पास। लेकिन
गरीबी अगर बीमारी है और इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर भी आ गया है। तो ये दिमाग रूपी जो शरीर रूपी जो दिमाग है और डॉक्टर के पास अगर समर्पित नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर 1 घंटा के लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार है तो कुछ नहीं। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो यस बोलना है, नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आए तो नो बोलिएगा, फिर से मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। यस, क्योंकि ये प्योरली समझने का बिजनेस है। ये ताली बजाना कभी कभी नहीं भी बजाओ, काम चल जाए, लेकिन हाँ ना जरूर बोलना। समझ में आया कि नहीं आया? और मेरा परिचय मैंने बताया, बहुत गरीबी थी, लाचारी थी मेरी जिंदगी में। एक ऐसा भी दिन था कि कई दिन तक मक्के का वो दलिया खा करके हम लोग रहते थे। मेरी माँ भैंस पाल रखी थी और उस भैंस को चारा खिलाती थी और अपने से दूध निकालती थी, उसको सेल आउट करती थी, उससे जो मनी अर्जित होता था पैसा, उससे भरण पोषण होता था हमारे 9 भाई बहनों का। उसमें सबसे बड़ा मैं था, सबसे बड़ा मैं था। एक खपड़े नुमा मकान थी जिस पर खपड़ा सब टूटा हुआ था, एक कमरा था, 9 भाई बहन एक तरफ से छल्ली लग करके सोते थे, बगल में माँ सोती थी, उसके बगल में पिताजी सोते थे। पिताजी दम्मे की बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए रात भर खांसते रहते थे, हाँफते रहते। उनके द्वारा अर्निंग हैंड था नहीं, कुछ भी नहीं था, माँ जो करती थी वही था। और सबसे बड़ा बेटा 15 साल का, 16 साल का, कोई कुछ करने लायक नहीं था। सोचो वो जिंदगी कैसी रहेगी। पुआल का बिछावन, और भी ठंडे के दिन में अगर बारिश हो गई तो कपड़ा फूटा हुआ। रात में सभी भाई बहन ऐसे ऐसे समेट करके कोने में रहते थे। कमाल है, जिंदगियां बदलती है साहब, बदलती है कि नहीं बदलती? yes! जिंदगियां बदलती है। किसी भाई के तन पर कपड़ा नहीं होता था। मैं फैक्ट्री में काम करने से शुरुआत की अपनी लाइफ की। मैं अपनी माँ को दुख बांटने के लिए आगे निकाला, पैर अपने घर से बाहर निकाला, मेहनत करना शुरू किया। साथ साथ चुपके से रात में पढ़ते भी थे, लालटेन में, दिया में। लालटेन तो होता ही नहीं था मेरे पास, बगल बगल के पास होता था, मेरे यहाँ दिया होता था। पढ़ भी लेता था रात में, दिन भर फैक्ट्री में काम, रात में आया पढ़ाई शुरू। सपना ये था कि मेरा मकान हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, साइकिल हो या ना हो, मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कान, जिसके ऊपर भगवान ने इतना बड़ा अत्याचार किया हो, 9 बच्चे दिए हो और खाने के लिए भोजन नहीं है, वो माँ क्या कर सकती। पहला बेटा मैं था, सबसे बड़ा मैं था, इसलिए पहला पद मैं निकाला जिम्मेवारी के साथ। मेरा पहला सपना लक्ष्य था कि मैं अपनी माँ के मुख पर मुस्कान देख सकूं। वो कभी हंसती नहीं थी। लोग कहते हैं कि पैसे के लिए काम करना। अगर आपके पास कुछ लक्ष्य है ना जिंदगी में, कोई छोटा सा भी एक लक्ष्य है ना जिंदगी में, तो आपको कामयाबी से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। yes. आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। आज जानते हैं, वही 5 भाई आज बदला हुआ रूप है। कभी गांधी आश्रम हाजीपुर में जाइए, जिसको खाने के लिए नहीं था, वो 5 भाई अपना अपना कार से घूमता है, एसी चलता हुआ कार से घूमता है। 5 भाई का वो झोपड़पट्टी और खपड़ा वाला किसी का मकान नहीं है, सबके पास अपना अपना हवेली है। 5 हवेली है गांधी आश्रम, अब 5 का परिवार उसमें रहता है। और गांधी आश्रम का सबसे प्रतिष्ठित परिवार और सबसे बढ़िया परिवार है तो यही पार्वती देवी और अनंत कुमार का परिवार। ये सिर्फ मेरे साथ हो सकता है कि आप लोग के भी साथ हो सकता है? सबके साथ। ऐसा नहीं कि सिंगल मैं हूं। अगर लक्ष्य आपके पास है, कुछ करने की इच्छा शक्ति आपके पास है, तो आपके पास बड़ा से बड़ा उदाहरण है। कोई आदमी बचपन से चाय बेच करके चाय चाय चाय
अच्छा है, चिल्लाता है और उसका लक्ष्य कहीं और है, तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लक्ष्य विहीन आदमी कहीं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास कुछ लक्ष्य है, कुछ सपने हैं। 84 लाख जीव जंतु है इस धरती पर, उसमें एक मानव भी है। 84 लाख में अंतर और मानव में अंतर यही है कि 84 लाख के पास कोई सपने नहीं है, मानव के पास एक सपना होता है। और जिस मनुष्य के जिंदगी में कोई सपना नहीं है वो जिंदा तो है, लेकिन मेरी नजरों में जानवर के समान है। क्योंकि जानवर भी दोनों कि हमने वजह से तू जिंदा है। गैया को तो छोड़ दीजिए, गधा हुआ कोई दो भी गधा को खोल करके छोड़ दे कि मैं खिलाता हूं तेरे को, तो उसको खोल करके छोड़ दे, उसको भी 2 टाइम मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। यस और नो? इसका मतलब जितने लोग हैं, आप घर से निकल जाए तो कहीं ना कहीं दोनों टाइम मिल ही जाएगा, लेकिन वो मानव जीवन नहीं है। मानव जीवन है क्या? नहीं है। मैं संघर्ष करते करते मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया नहीं कराया गया जबरदस्ती किसी बुजुर्ग आदमी के द्वारा, तो रिश्ते में हमारे बनोई लगते थे और आज इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम सुरेंद्र जी था, आज इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। लेकिन जहां भी होंगे वो मेरी आवाज को अगर सुन रहे होंगे तो आज मैं भगवान को कभी देखा नहीं, लाइव फोटो में देखा, लेकिन भगवान होंगे तो सुरेंद्र जी जैसा ही होंगे। इंसान मेरे जिंदगी में नहीं होता, देखा पर तो माला पहनाया गया, कभी जिंदगी में माला नहीं। अगर वो इंसान इस धरती पर नहीं आता, हमको आरसीएम ज्वाइन नहीं कराता, तो इतने लोग जो पूरे हिंदुस्तान में तालियां बजाकर स्वागत करते हैं इस लड़का को, एक भी ताली नहीं बजता। यस और नो? तो जिसने जोड़ा आम लोगों के लिए इंसान था, मेरे लिए तो भगवान था। और आप सबको भी अगर आरसीएम में जुड़े हुए लोग हैं तो आप जोड़ने वाले को आप भला बुरा कहते होंगे। आपको ये जोड़ दिया, बोआना पड़ता है, घूमना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। आप तो पूरा समझ गए होंगे, अब भी समझ में नहीं आता। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ को भी पता नहीं होता है कि बेटा क्या करेगा, चोर होगा या आईएएस होगा। यस और जब बच्चा धरती पर आता है, माँ के गोद में होता है, माँ का दूध पीता है, उस समय भी माँ को पता नहीं होता है कि ये क्या करेगा। यस और बच्चा जब 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 5 साल का होता है, फिर भी माँ बाप को पता नहीं चलता है कि ये क्या करेगा। मोदी की माँ जब बर्तन मारती थी, उस समय को थोड़े पता था कि मोदी एक दिन प्रधानमंत्री बने। ठीक वही स्थिति पूरे समाज में है, सभी के माता पिता को पता नहीं होता है। उसी तरह अप लाइन और डाउन लाइन का रिश्ता होता है। जब जुड़ता है कोई आदमी तो पता नहीं होता है कि क्या होगा। जब सुरेंद्र जी हमको जोड़े थे तो उनको भी पता नहीं था कि अनंत कुमार क्या होगा। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका चेहरा आज पूरे हिंदुस्तान में जा करके हिंदुस्तान में लोगों को जगाता है। जिसने जोड़ा है उसको सम्मान के दृष्टिकोण से आज से देखना शुरू कीजिए। वो आपके जिंदगी में गॉड के बाद दूसरा स्थान लेकर के आया। जोड़ तो दिया जबरदस्ती मीटिंग में बैठाया, मैं समझना नहीं चाहता था, जबरदस्ती समझा दिया। क्या निर्णय मैंने लिया, निर्णय लेने के बाद मैं आरसीएम में ज्वाइन किया। आरसीएम में जब ज्वाइन किया एक आईडी मिला, आप सबको भी मिला होगा। वो आईडी नंबर था मेरा 17,35,927। 17 लाख लोग आरसीएम में आ चुके थे। उसके बाद मेरी इंटरव्यू हुई 27 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद अप्लाई ने कहा अकेले बताने जाओगे कोई नहीं समझेगा और तुमको बेवकूफ बना देगा और तुमको भी आरसीएम छोड़वा देगा, इसलिए मेरे साथ चलना, मैं बताऊंगा। मैं अप्लाई के मोटरसाइकिल पर बैठता था, पीछे पीछे मैं बोलता था कि ये मेरा बहनोई है, ये मेरा साला है, ये मेरा दोस्त है, ये बचपन का मित्र है, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मौसेरा भाई है, खलेरा भाई है, इसको चलिए समझाइए। और उसको समझाते थे और वो आदमी आरसीएम में ज्वाइन करता था। और जब ज्वाइन करता था तो मेरा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया।
नेटवर्क बनना शुरू हो गया और ऐसे करके वो मेरे नीचे उस आदमी को जोड़ते चले गए और 2 दिन काम करने के बदले में 18 लोग हमारे टीम में ज्वाइन कर गए। कितने लोग? 18 लोग। मजा यही है आरसीएम बिजनेस में। आरसीएम जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें 98 क्या 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। यस यस। तो इसका मतलब यहाँ कितना 100 लोग बैठे होंगे आसपास। इसका मतलब है कि 99 आदमी फेल होने वाला है। फिर भी मैं आया आज 99 आदमी, आप समझ लीजिए 100 में से 1 की कोई रॉयल्टी और टेक्निकल बनेगा। अब मैं ये समझाने आया हूं कि आप अगर ठीक से समझ गए तो 100 के 100 टेक्निकल अचीवर। अब इसको थोड़ा सा देखना है, यहीं से मिल जाएगा सारा कहानी।